हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से आपका एस्टेट एग्जाम हुआ है, एस्टेट एग्जाम का रिजल्ट आया है, तब से हमारे जितने भी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं, उन सबके मन में एक ही एक प्रश्न जो है बार बार आ रहा है। मानसिक द्वंद्व चल रहा है कि हम साहित्य, व्याकरण, किसको हम ज्यादा समय दें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रही हूं कि आपको किस प्रकार साहित्य, किस प्रकार व्याकरण पढ़ना है, कैसे इन दोनों में तालमेल बिठाना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 में व्याकरण को लेकर, ठीक है, अगर हम बात करें व्याकरण के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 में एलिजिबल हैं, सबसे पहले तो वो बीएड की परीक्षा देकर आए हैं। मतलब उन्होंने बिहार बीएड की परीक्षा में भी उन्होंने व्याकरण को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें एस्टेट की परीक्षा, ठीक है, तो एस्टेट की परीक्षा में भी आप लोगों ने हिंदी व्याकरण को पढ़ा हुआ है। तो अगर बात करें कि व्याकरण का जो स्तर है वो आप लोगों का काफी ज्यादा मजबूत है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूं और जब मेरी उनसे बात होती है तो वो यही एक बात कहते हैं कि मैम, व्याकरण में हमें उतना डर नहीं लग रहा है जितना डर हमें लग रहा है हिंदी साहित्य में। एक बात ये है। फिर कुछ और अभ्यर्थी हैं जो ये कहते हैं कि मैडम, व्याकरण तो हम पूरा पढ़ के आए हैं, लेकिन व्याकरण पूरा पढ़कर आए हैं, लेकिन क्या हमने जो बीएड और एस्टेट के पेपर में पढ़ा हुआ था, क्या हमें वो याद है या हम उसको भूल चुके हैं। तो यदि अगर आप मेरी बात माने, तो जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उन सबके मुताबिक मैं ये कह सकती हूं कि बच्चों को व्याकरण का बेसिक ज्ञान है, ठीक है, बेसिक से भी ज्यादा। क्योंकि अगर एस्टेट की परीक्षा देखें तो व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनमें अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है आपका अलंकार हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट रस हो गया, उसके बाद छंद हो गया, ठीक है, फिर शब्द शक्ति हो गया, फिर इसके बाद हो गया आपका काव्य गुण, फिर इसके बाद वाक्य, वाच्य, पदबंध और संधि समास। तो व्याकरण के ये वो टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को व्याकरण का कंप्लीट सीटेट और आप बीएड में इसको कंप्लीट कवर करके आए हैं, तो व्याकरण को आप लोगों को केवल दोहराना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिवीजन करना है। तो एक आधी टेंशन तो हमारी यहां खत्म हो गई कि मैम, हमारा डर था कि हम किसे ज्यादा समय दें। तो इस बात पर तो हम पहुंच गए हैं कि व्याकरण हम बीएड में और एस्टेट में पढ़कर आए हैं। मतलब व्याकरण में हमें केवल और केवल दोहराना है, चीजों को पढ़ना है, परिभाषा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, हमें केवल दोहराना है और उसके बाद हमें केवल और केवल इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। मतलब हम कह सकते हैं कि व्याकरण में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि व्याकरण हम लगभग 80% तक पहले से जानते हैं। 20% के लिए हमें व्याकरण को केवल और केवल रिवीजन करना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस लगाना है। लेकिन अब अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य पे, तो अगर आप एस्टेट पेपर 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप एस्टेट पेपर 1 यानी अगर आप लोग टीजीटी वाले बच्चे हैं, अर्थात टीजीटी, तो टीजीटी वाले बच्चों ने अभी तक हिंदी साहित्य बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसे में हमें हिंदी साहित्य को बिल्कुल शून्य से शुरू करना है। क्या करना है? शून्य से शुरू। अब शून्य से शुरू करना है तो आप समझ सकते हो कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। लेकिन उस डिटेल्ड में भी हमें
बहुत सारी सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है। जैसे मैं अगर बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने पेड बैच में, तो साहित्य की वो चीजें कवर कराती हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगी, और उनको भी मैंने, मेरे पास एक आधार है कि जो आपका टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ही मैं आप लोगों को शून्य से पढ़ाना शुरू करती हूँ एस्टेट पेपर 1 वाले बच्चों, यानी टीजीटी के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर 2 के बच्चे, ठीक है, पेपर 2 अर्थात पीजीटी के बच्चे, तो सेम एज इट इज व्याकरण पे हमने बात की थी, यहाँ पे भी हम बात करेंगे। जो पीजीटी के बच्चे हैं वो भी हिंदी साहित्य को पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान उनको हिंदी साहित्य का हो गया है, लेकिन पीजीटी वाले बच्चों पेपर 2 में उतना डिटेल में उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो अब जो है आपको ज्यादा पढ़ना होगा। जैसे हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी साहित्य में आपको प्रमुख पुरस्कार, किस कवि को किस रचना के लिए किस वर्ष कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये होते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो बच्चे ज्यादा अवॉइड करते आ रहे हैं अभी तक। तो अगर हम पूरे कंक्लूजन पर उतरे, पूरे कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर हम पहुंचे, तो ग्रामर आप लोग कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा समय देना है हिंदी साहित्य पे। अब आप लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैडम साहित्य तो हमसे याद नहीं होता है, साहित्य को हम कैसे तैयार करें? तो साहित्य को आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, जिसमें आप सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे, भाषा का विकास पढ़ेंगे, भाषा का महत्व पढ़ेंगे। यहां से आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। आपको भाषा का विकास, भाषा के महत्व, भाषा कब कहां कैसे आई, आदिकाल की भाषा कौन सी, मध्यकाल की भाषा कौन थी, आधुनिक काल की भाषा कौन थी, तो ये सारे आपको मापदंड तय करने, ये सारा आप थ्योरी से पढ़ेंगे। और फिर उस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम बात करें टीआरई 4.0 तो वो एक कैसा एग्जाम है जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, और बाकी सब्जेक्टिव परीक्षाओं के मुताबिक ये जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं ये उनकी तुलना में थोड़े आसान ही होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, एक बात तो यहाँ इस वीडियो से तय हो गई है कि व्याकरण के मुताबिक हमें साहित्य को ज्यादा समय देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा व्याकरण पर एक कमांड हो चुकी है, कहीं ना कहीं हम व्याकरण की परीक्षा देकर आ चुके हैं, लेकिन साहित्य जो है हमें बहुत ही बेसिक से शुरू करनी है। अब जो साहित्य शुरू करेंगे बच्चे, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानना, बोलियों के बारे में जानना, हिंदी के हर एक मापदंड। फिर आएंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पर। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, किस पद्धति पर लिखा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। इतिहास ग्रंथ पे आएंगे, फिर आप आएंगे काल विभाजन पर। काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल के अंतर्गत भी आप पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को ये पढ़ना है। अगर आपने हिंदी साहित्य स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, तभी जाकर आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। एग्जाम से पहले आप पूरे सिलेबस को एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको ही हमें फॉलो करना है। मैंने आपको बता दिया, व्याकरण को दोहराना है, लेकिन साहित्य को आपको शुरू से पढ़ना है। अब वो बच्चे जो हिंदी साहित्य को मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है कि अभी जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त में हमारे एप्लीकेशन पर सबसे बड़ी सेल चलती है, जिसको डिस्काउंट सेल आप कहेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जो बैच है, पेड बैच है, बहुत कम कीमत पे मिलेगा। साथ ही साथ वैलिडिटी भी इसकी XXX मतलब 3 गुना वैलिडिटी, अर्थात 18 महीने तक आपके पास सारी क्लासेस रहेंगी, पेड बैचेस की रिकॉर्डेड लेक्चर। और सबसे अच्छी बात है, 80 नंबर के साथ साथ हम यहाँ 40 नंबर भी कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, कैसे आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए आप जाएंगे गूगल पर। सबसे पहले ध्यान दें,
गूगल पर जाके आप टाइप करेंगे अड्डा 24/7, पहली लिंक नजर आ रही है, इस पहली लिंक पर आप करेंगे क्लिक। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेस स्टेट एग्जाम, आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम, फिर बिहार में आपको कोई भी शिक्षक भर्ती बैच लेना, ठीक है, तो ये रहा, ये वाला बैच लिखा हुआ है ट्रिपल वैलिडिटी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 है। एस्टेट फेज 2 यहाँ पे आपको कंप्लीट, जैसे मान लो आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की, तो अलग से बैच नहीं खरीदना है, इसमें ही आपको सब कुछ मिलेगा। अब इस पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे इसके बारे में पता चलेगा, ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट होंगे, ई बुक्स मिलेंगे आपको, और ये सारे वीडियोस होंगे, मतलब पहले जो पढ़ाया उसके वीडियोस और आगे जो पढ़ाएंगे उसके वीडियोस। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पे 12 महीने लिखा है, 18 महीने, 27 महीने, आप जा रहे हैं 18 महीने पे। ठीक है, 18 महीने सिलेक्ट कर लिया, फिर ये जो लाल कलर से लिखा है बाय नाउ, यहाँ क्लिक कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ एक कूपन कोड, एक डिस्काउंट कूपन कोड फिल करना है, वो है Y646, फिल कर दिया, अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई किया आपको ये बैच पड़ेगा मात्र 1999 रुपए में, और अगर आप इसको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से खरीदोगे तो तकरीबन ये आपको पड़ेगा मात्र 1800 रुपए में। अब यहाँ अपना नाम भरो, फोन नंबर भरो, मेल भरो, ठीक है, और फिर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो। अगर आपसे पेमेंट मेथड नहीं बन रही तो अपने किसी घर के सदस्य से सहायता लो, और फिर बहुत सफलता सावधानी पूर्वक पेमेंट करनी है पे नाउ पर जाके। डिस्काउंट कोड याद रखो Y646, ये है आपको डिस्काउंट कोड, और स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, आप डायरेक्ट उस नंबर पर भी कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां से एक बात कंफर्म है कि साहित्य आपको ज्यादा समय देना है, व्याकरण को आपको ज्यादा से ज्यादा दोहराना है, और हमारी डेली एक यूट्यूब क्लास होती है सुबह 11 बजे, जिसमें हम आपको हिंदी साहित्य व्याकरण के प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उस पर भी जुड़िए। धन्यवाद।